फिल्मों की दुनिया बाहर से कितनी चमकदार और ग्लैमरस लगती है ना? शानदार सेट्स, खूबसूरत चेहरे, तालियों की गूंज। लेकिन जहां ये सपने बनाए जाते हैं, उस पर्दे के पीछे की असलियत क्या होती है? आज हम इसी पर्दे के पीछे की दुनिया में झांकेंगे। हमारे पास लेखक अशोका मित्रन के संस्मरण माई इयर्स विद बॉस का एक बहुत ही मजेदार हिस्सा है, जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। बिल्कुल। इसके जरिए हम 1940 के दशक के एक मशहूर दक्षिण भारतीय फिल्म स्टूडियो जेमिनी स्टूडियोज की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि वहाँ क्या होता था, बल्कि उस जगह की आत्मा को पकड़ना है, उस स्टूडियो के अंदर की अजीब, मजेदार और कभी-कभी उलझन भरी दुनिया को समझना। तो चलिए अशोका मित्रन की आंखों से जेमिनी स्टूडियोज की इस अनोखी दुनिया की गहराई से पड़ताल करते हैं। जब हम किसी फिल्म स्टूडियो के मेकअप रूम के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही ग्लैमरस तस्वीर आती है। शानदार लाइट्स, बड़े-बड़े शीशे, एक्टर्स का आना जाना। लेकिन लेखक तो कुछ और ही कहानी बताते हैं, है ना? बिल्कुल। ग्लैमरस तो छोड़िए, वो उसे आग जैसी तकलीफ वाली जगह कहते हैं। आग जैसी तकलीफ? हाँ, कल्पना कीजिए एक पुरानी बिल्डिंग जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था। उसकी ऊपरी मंजिल पर एक कमरा, वो भी किसी हेयर कटिंग सैलून जैसा दिखता था, जहां चारों तरफ से बड़े-बड़े बल्ब जल रहे हैं और जबरदस्त गर्मी फेंक रहे हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा है। और इन लाइट्स का क्या मामला था? इतनी गर्मी क्यों? ये तापदीप्त बत्तियां यानी इनकैंडेसेंट लाइट्स थी। इनका मकसद रोशनी से ज्यादा गर्मी पैदा करना लगता था। लेखक ने इसे फायरी मिजरी कहा है। सोचिए उन एक्टर्स की हालत जो घंटों उस गर्मी में मेकअप के लिए बैठे रहते होंगे। ये एक ग्लैमर नहीं, एक तरह की सजा थी। और इस सजा में इस्तेमाल होने वाला हथियार था पैनकेक नाम का मेकअप ब्रांड। लेखक बताते हैं कि ये ट्रकों में भर भर कर स्टूडियो आता था। हाँ, और यहाँ एक और मजेदार बात है। इस मेकअप डिपार्टमेंट का मकसद किसी को खूबसूरत बनाना नहीं था। एक मिनट, ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। मेकअप डिपार्टमेंट का काम लोगों को बदसूरत बनाना था। ये तो समझ नहीं आया। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर यही तो स्टूडियो की दुनिया का सच था। वजह पूरी तरह से टेक्निकल थी। उस दौर की तेज लाइट्स और कैमरे के लिए चेहरे पर मेकअप की बहुत मोटी भद्दी परतें चढ़ानी पड़ती थी। सोर्स के मुताबिक उनका काम किसी भी ठीक-ठाक दिखने वाले इंसान को एक भद्दा दिखने वाला प्राणी या हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर बना देना था, ताकि वो स्क्रीन पर सही दिखे। अच्छा। असल खूबसूरती कैमरे पर काम नहीं करती थी, काम करता था ये बनावटीपन। यानी सच्चाई को दिखाने के लिए एक झूठ गढ़ना पड़ता था। कमाल है। और इस अजीब से काम को करने वाले लोग भी तो बड़े दिलचस्प रहे होंगे। बहुत ज्यादा। लेखक इसे राष्ट्रीय एकता का एक बेहतरीन उदाहरण बताते हैं। सोचिए, एक ही कमरे में एक बंगाली, एक महाराष्ट्रियन, एक कर्नाटका, एक आंध्रा का, एक एंग्लो बर्मी और कई स्थानीय तमिल, अरे वाह! सब एक साथ काम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक मिनी इंडिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना एकता भरा था? किसी भी ऑफिस की तरह वहां भी तो कोई हायरार्की, कोई ऊंच नीच तो होगी। बिल्कुल थी, और बहुत सख्त थी। मुख्य मेकअप आर्टिस्ट हीरो हीरोइन का मेकअप करता था। उसका जूनियर असिस्टेंट जो दूसरे नंबर पर था, वो सहायक कलाकारों को संभालता था। और इस पूरी हायरार्की में सबसे नीचे था ऑफिस बॉय। और उसका काम? उसका काम था भीड़ के चेहरों पर पेंट पोतना। ये ऑफिस बॉय वाला किरदार मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। नाम से लगता है कोई नौजवान होगा, लेकिन लेखक बताते हैं कि वो 40 साल का एक आदमी था। सपनों और हकीकत के बीच का इतना बड़ा फासला। हाँ, और यही इस कहानी का दिल है। वो आदमी एक्टर, डायरेक्टर या गीतकार बनने का सपना लेकर स्टूडियो आया था। वो एक कवि था, लेकिन उसकी किस्मत देखिए, उसका काम क्या रह गया था? एक बड़े से बर्तन में मेकअप घोलना और भीड़ का हिस्सा बनने आए लोगों के चेहरे पर उसे पोतना, ताकि उनका एक एक रोम छिद्र, एक एक पोर बंद हो जाए। यानी एक कवि जो शब्दों से आत्मा को छूना चाहता था, वो चेहरों पर पेंट पोत रहा था। इससे ज्यादा आयरनिक और क्या हो सकता है? जाहिर है वो बहुत कुंठित होगा। बहुत ज्यादा। उसे लगता था कि उसकी सारी साहित्यिक प्रतिभा इस नाइयों और मेकअप कलाकारों की भीड़ में बर्बाद हो रही है। और जैसा अक्सर होता है, उसने अपनी सारी निराशा और गुस्से के लिए एक विलन चुन लिया था। उसकी सारी भड़ास सिर्फ एक ही व्यक्ति पर निकलती थी, कोठामंगलम सुब्बू। तो ये सुब्बू, जिस पर ऑफिस बॉय का सारा गुस्सा निकलता था, उसमें ऐसा क्या खास था? वो वाकई इतना प्रतिभाशाली था या सिर्फ चापलूस? यही तो इस किरदार की जटिलता है। कोठामंगलम सुब्बू स्टूडियो में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, यानी बॉस एसएस वासन के ठीक बाद। और वो कई मायनों में प्रतिभाशाली थे। सोर्स के मुताबिक वो हमेशा खुश रहते थे, बॉस के लिए बेहद वफादार थे और उनकी रचनात्मकता कमाल की थी। अच्छा।
अगर बॉस किसी सीन पर अटक जाएं, तो सुब्बू 1 मिनट में उसके 14 अलग-अलग विकल्प सुझा सकते थे। अरे वाह, यानी वो फिल्मों के लिए ही बने थे। बिल्कुल। लेखक कहते हैं कि वो फिल्मों के लिए टेलर मेड थे। वो एक अच्छे कवि थे, एक शानदार एक्टर थे, और उन्होंने थिलाना मोहनंबल नाम का एक उपन्यास भी लिखा था। तो फिर ऑफिस बॉय उनसे इतनी नफरत क्यों करता था? क्योंकि ऑफिस बॉय को ये सब नहीं दिखता था। उसके लिए सुब्बू की सफलता का कारण उसका टैलेंट नहीं, बल्कि उसकी चापलूसी और उसका ब्राह्मण होना था। यहाँ स्टूडियो के अंदर का सामाजिक तनाव और ईर्ष्या साफ नजर आती है। और इन सब के बीच हमारे लेखक अशोकामित्रन चुपचाप सब देख रहे हैं। एक तरफ ऑफिस बॉय की कुंठा, दूसरी तरफ सुब्बू की सफलता, और वो बस एक छोटी सी कोठरी में बैठकर अखबार की कतरेने काट रहे हैं। एक तरह से वो स्टूडियो के सबसे बड़े जासूस थे, है ना? बहुत अच्छी बात कही। उनका काम भले ही लोगों को लगभग कुछ नहीं लगता था, लेकिन उनकी नजरें सब कुछ देख रही थी। वो उस पूरे ड्रामे के मूक दर्शक थे, जो सालों बाद उसे कागज पर उतारने वाले थे। तो क्या ये स्टूडियो सिर्फ फिल्में बनाने की फैक्ट्री थी, जहां इस तरह के छोटे-मोटे झगड़े और ईर्ष्या चलती रहती थी, या यहाँ की अपनी कोई अलग सोच, कोई विचारधारा भी पनप रही थी? एक बहुत मजबूत विचारधारा थी। जेमिनी स्टूडियो के ज्यादातर लोग खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे, लेकिन वो कम्युनिज्म यानी साम्यवाद के कट्टर विरोधी थे। उस दौर में कम्युनिज्म को लेकर इतनी नफरत क्यों थी? उनके लिए एक कम्युनिस्ट ईश्वर को ना मानने वाला, परिवार और शादी जैसी संस्थाओं को तोड़ने वाला व्यक्ति था। उनकी नज़र में एक कम्युनिस्ट अपने माँ बाप या बच्चों को मारने से भी नहीं हिचकिचाता, और उसका एकमात्र मकसद समाज में हिंसा और अराजकता फैलाना होता है। अच्छा। ये उस वक्त की एक आम धारणा थी, और ये बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से स्टूडियो में आने वाले 2 खास मेहमानों की कहानी जुड़ती है। अच्छा, तो पहला मेहमान कौन था? 1952 में मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी या MRA नाम का एक ग्रुप मद्रास आया। इसमें 20 देशों के करीब 200 लोग थे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय एंटी कम्युनिस्ट आंदोलन था। और जेमिनी स्टूडियो ने उनका स्वागत किया होगा, क्योंकि उनकी विचारधारा मिलती थी। जोरदार स्वागत किया। बॉस SS वासन को लगा कि ये ग्रुप उनके हाथों में खेल रहा है। MRA ने स्टूडियो में 2 नाटक पेश किए, जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर। ये इतने प्रोफेशनल थे कि पूरे मद्रास ने उन्हें बार-बार देखा। और उनका असर कैसा रहा? असर देखिए, सालों तक तमिल नाटकों में सूर्योदय और सूर्यास्त के सीन जोथम वैली की नकल करते हुए दिखाए जाते थे। एक खाली मंच, पीछे सफेद पर्दा और बांसुरी की धुन। मतलब एक सांस्कृतिक आयोजन जिसका असली मकसद राजनीतिक था। और दूसरे मेहमान? मुझे लग रहा है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अब आने वाला है। बिल्कुल। MRA के कुछ महीनों बाद स्टूडियो में एक और मेहमान आया, और उसका आना एक अनसुलझी पहेली बन गया। वो एक अंग्रेज कवि था। एक अंग्रेज कवि, एक तमिल फिल्म स्टूडियो में, जहां लोग कम्युनिज्म से नफरत करते हैं और खादी पहनते हैं। इसका क्या तुक बनता है? किसी को कोई तुक समझ नहीं आया। किसी को उसका नाम तक ठीक से पता नहीं था। बस इतना पता था कि वो इंग्लैंड से हैं और द हिंदू अखबार वाले ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। उस सीन की कल्पना कीजिए, शूटिंग स्टेज पर एक लंबा, गंभीर, बहुत ज्यादा अंग्रेज दिखने वाला आदमी खड़ा है, और सामने तमिल भाषी लोगों की एक भीड़ है जो हक्की बक्की और खामोश बैठी है। और जाहिर है किसी को कुछ समझ नहीं आया होगा। एक शब्द नहीं। वो अंग्रेज कवि अपने बहुत भारी लहजे में एक अंग्रेज कवि के लिखने के रोमांच और संघर्ष के बारे में बात कर रहा था, और नीचे बैठी भीड़ बस एक दूसरे का मुंह देख रही थी। लेखक कहते हैं कि वो कवि भी बहुत बेचैन लग रहा था, क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि ये सब कितना बेतुका है। और फिर 1 घंटे बाद वो चला गया, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ गया। भाई साहब, आप यहाँ आए क्यों थे? और ये सवाल सालों तक सवाल ही बना रहा होगा। किसी को कोई जवाब नहीं मिला। सालों तक जेमिनी स्टूडियो के लोग इस बारे में सोचते रहे, अटकलें लगाते रहे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और फिर सालों बाद जब लेखक स्टूडियो छोड़ चुके थे, इस पहेली का हल बड़े ही नाटकीय ढंग से सामने आया। कैसे? लेखक ने एक ब्रिटिश पत्रिका द एनकाउंटर की एक कहानी प्रतियोगिता के बारे में सुना। वो उसमें हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन उससे पहले पत्रिका के बारे में जानना चाहते थे। तो वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गए। वहां जब उन्होंने पत्रिका के पुराने अंक पलटे, तो संपादक का नाम पढ़कर वो चौंक गए। संपादक का नाम वही कवि था? वही कवि, स्टीफन स्पेंडर। लेखक को लगा जैसे सालों पहले खोया हुआ कोई भाई मिल गया हो। पहेली का एक हिस्सा तो सुलझ गया था। उस अंग्रेज का नाम स्टीफन स्पेंडर था और वो एक संपादक भी था। अच्छा, तो पहेली का एक हिस्सा सुलझ गया,
नाम तो पता चल गया, लेकिन क्यों तो अभी वहीं का वहीं है। जेमिनी स्टूडियो के बॉस एक अंग्रेज कवि संपादक को क्यों बुलाएंगे, जिनका तमिल सिनेमा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था? यही असली सवाल था, और इस क्यों का जवाब उन्हें और भी कई साल बाद एक फुटपाथ पे मिला। फुटपाथ पर? ये तो और भी दिलचस्प है। हाँ, मद्रास की सड़क पर फुटपाथ पर सस्ती पुरानी किताबें बिक रही थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वो किताबें थीं और 50 पैसे में मिल रही थीं। वहीं लेखक को एक किताब मिली जिसका शीर्षक था द गॉड दैट फेल्ड। द गॉड दैट फेल्ड, यानी वो ईश्वर जो असफल हो गया। बिल्कुल। और जैसी उन्होंने किताब खोली, सारी कड़ियां जुड़ गईं। ये किताब 6 बड़े लेखकों के निबंधों का संग्रह थी, जिसमें उन्होंने कम्युनिज्म के साथ अपनी यात्रा और फिर उससे हुए मोहभंग के बारे में लिखा था। और उन 6 लेखकों में से एक कौन थे? स्टीफन स्पेंडर। ठीक वहीं पर लेखक के दिमाग की बत्ती जली। एक मिनट, तो मतलब बॉस एसएस वासन को स्पेंडर की कविताओं से कोई लेना देना ही नहीं था। उन्हें तो एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो दुनिया को बता सके, मैं कम्युनिस्ट था और मैंने वो रास्ता छोड़ दिया। Exactly. It was never about poetry. It was about politics. जेमिनी स्टूडियोज, जो कम्युनिज्म का इतना बड़ा विरोधी था, भला एक अंग्रेज कवि को क्यों बुलाएगा? इसलिए क्योंकि वो सिर्फ एक कवि नहीं, बल्कि एक मशहूर पूर्व कम्युनिस्ट थे। एक ऐसा बुद्धिजीवी जिसने कम्युनिज्म को अपनाया और फिर उसे सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया। उनका आना भी एमआरए की तरह ही एक एंटी कम्युनिस्ट प्रचार का हिस्सा था। वाह, मतलब जो पहेली सालों तक कविता और कला के इर्द गिर्द घूमती रही, उसका जवाब असल में राजनीति में छिपा था। ये तो कमाल की खोज थी। और ये खोज ही इस कहानी को इतना खास बनाती है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो जेमिनी स्टूडियोज विरोधाभासों से भरी एक छोटी सी दुनिया थी। यहाँ रचनात्मकता थी तो दफ्तरशाही भी थी, ग्लैमर था तो रोज की बोरियत भी थी। यहाँ राष्ट्रीय एकता का दावा था तो साथ ही छोटी छोटी ईर्ष्या और सामाजिक तनाव भी था। और कला और राजनीति ऐसे उलझे हुए थे कि उन्हें अलग करना नामुमकिन था। और अब इस कहानी का शीर्षक पोएट्स एंड पैनकेक्स भी कितना सही लगता है। एक तरफ है पोएट्स, यानी कवि जैसे ऑफिस बॉय या खुद सुब्बू, जो असली कला, विचार और सपनों का प्रतीक हैं। और दूसरी तरफ है पैनकेक, यानी वो बनावटी मेकअप जो ग्लैमर की झूठी दुनिया, सतहीपन और उस मुखौटे का प्रतीक है जिसे पहनकर सब जी रहे थे। क्या कमाल का शीर्षक है। बिल्कुल। अशोकामित्रन ने बेकार होती प्रतिभा और वैचारिक लड़ाइयों जैसे गंभीर विषयों को बताने के लिए बहुत हल्के फुल्के हास्य और व्यंग्य का इस्तेमाल किया है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। सच में ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी और काम करने की जगहों पर भी न जाने कितने ही ऐसे बड़े ड्रामे चुपचाप चल रहे होते हैं जिन्हें हम उस वक्त समझ नहीं पाते। शायद सालों बाद कोई पहेली सुलझती है, या शायद कभी नहीं। न जाने कितने ही ऐसे स्टीफन स्पेंडर वाले पल होते हैं जो पूरी कहानी पता न होने की वजह से हमसे छूट जाते हैं और एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाते हैं।